वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत साहब, आपसे एहसन इकबाल साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। शौकत साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ये जितने हमारे स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इनकी लीकेजेस के अल्टीमेटली जो हिट होते हैं वो तो ये होते हैं ना, ही हैज टू प्रोवाइड मनी कि उस तमाम डेफिसिट को, उस तमाम खसारे को पूरा करने के लिए पैसा तो इनको देना पड़ता है। तो क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि जो हमारे कलीदी इदारे हैं, चाहे स्टील मिल है, चाहे पीआईए है, चाहे रेलवे है, चाहे दूसरे हमारे स्टेट एंटरप्राइजेज जो मेजर हैं, हम इनके लिए एक इंटरनेशनल, जिस तरह दुनिया में प्रैक्टिस होती है, एक इश्तिहार दें कि हम अपने पाकिस्तान के और ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो बेहतरीन क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्यों नहीं इन इदारों के लिए जो हायरिंग है उसको एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में मेरिट के ऊपर किया जा सकता है। देखिए, आप जिस लीकेज को प्लग करने की बात करते हैं, इसका पहला कदम क्या होगा? आपने जैसे दुरुस्त कहा कि किसी भी इदारे को ठीक करने के लिए पहला कदम यह कि आप उसको एक ऑनेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव दें। तो हमारे ये जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जिनका खसारा आप ही ने पूरा करना है, इनके लिए हम एक ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट इंटेग्रिटी वाला चीफ एग्जीक्यूटिव लाने के लिए कितना मजीद इंतजार करेंगे, कितना और खसारा हो जाएगा इस कौम के टैक्स पेयर्स के गर्दन पे कि फिर हमें पता लगेगा कि अब ये इदारे तो काबिल अमल ही नहीं रहे। लिहाजा क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या आप इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई कमिटमेंट कर सकते हैं कि इन फौरी तौर पे जो खसारे में जाने वाले इदारे हैं, इनके लिए प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट, इंटेग्रिटी वाले मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंट तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव लाए जाए? बिल्कुल, देखें यासिन साहब, मैंने पहले तो ये किया है कि ये जितने भी इदारे आपने नाम लिए हैं, मैंने जब भी ये पैसा मांगने आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने उनको पैसा देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा पहले मुझे आप ये बताएं कि आप अपने बोर्ड्स और चीफ एग्जीक्यूटिव मेरिट के ऊपर आप उनको बनाएं, और जिस वक्त मैं सेटिस्फाइड हूंगा, वेदर इट वाज फॉर बाइंग ऑफ प्लेन्स और फॉर इन द रेलवे केस, उन्होंने कहा कि हमें इतनी बोगियां चाहिए, इतनी ये चाहिए, तो मैंने कहा भाईजान पैसा देना जो है वो मेरा काम, मैं उस वक्त नहीं दूंगा पैसे जब तक मुझे ये नहीं वो यकीन हो कि ये पैसा ज़ाया नहीं होगा। स्टील मिल पे भी हमने यही बात की, उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। तो एक तो ये है कि हम अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं इसमें। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट बाय सेइंग आई रिफ्यूज टू गिव यू मनी अनलेस यू डू दिस। ओके, ये पहली बात। दूसरी चीज ये है, लेकिन इसका हल ये नहीं है, इसका हल ये है कि इनको सुधारा जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कैबिनेट कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बना रहे हैं, जिसमें वो भी मेरे ही उसको दे रहे हैं, मुझे ही दे रहे हैं कि इनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। अगर वो बन जाती है और मेरे वो उसके बीच में आएगी, तो पहली बात मैं यही करूंगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके बोर्ड जो हैं वो बिल्कुल हमें वो होने चाहिए पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, और बोर्ड्स के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बिल्कुल थ्रू द मेरिट बेस्ड, जो हमारी ये जिस तरह आप कह रहे हैं बाहर से और यहाँ से हम लोग लेके आए, उनको वहां डालें। फिर इन दो लोगों को, मतलब बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव कहें, अब एक बिजनेस प्लान लेके आओ और हाउ टू टर्न अराउंड दिस। शौकत साहब, ये बताइए कि कोई टाइमलाइन आपके जहन में होगी? देखें ना जी, मेरी लिमिटेशंस ये है, मैं तो वही चीज कर सकता हूँ ना जो मेरे तक आई, वो तो हम कर रहे हैं। अब आगे जो है वो ये हमने सजेशन मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया, और होपफुली वो ये कैबिनेट कमेटी बनाएंगे। ये कोई टाइमलाइन आपके जहन में होगी शौकत साहब? ये मतलब कमेटी का, तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस कमेटी का हेड बनाया, 4 हफ्ते में आपने रिपोर्ट देनी है, एंड यू हैव अ सेंस ये कब तक रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन कब होगा? देखिए जी, ये तो मैंने तो वो उस जो आपने करप्शन की बात की है, उस पर तो मैंने एक रिपोर्ट दे देनी है, ठीक है जी। उसमें जो मेरे नजदीक जो मैं काम जिसमें काम कर सकता हूँ उसमें मैं करूंगा, क्योंकि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, इस पे मैंने जरूर मिलके बैठ के इसके ऊपर मेहनत करनी है। दूसरी चीज जो है और पेपरा पे भी हम लोग कर सकते हैं। जहां तक ये दूसरी कमेटी की बात है, उसमें जब कमेटी वो कैबिनेट कमेटी बनाएंगे, मैंने तो 2-3 हफ्तों से ये रिकमेंडेशन भेजी हुई है, वो जब बना देंगे तो उस पर भी काम करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शौकत साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के बात करना चाह रहा था कि जो कंपटीशन कमीशन ऑर्डिनेंस का मामला हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको असेंबली में ले किया जाए, और इनकी गवर्नमेंट ने उसको इस इजलास के दौरान तो असेंबली में ले नहीं किया, और उस पर अमेंडमेंट्स भी हमने दी है कि वो जो उसकी क्लॉज 6 है, आर्टिकल सब क्लॉज 6 ऑफ 38, जो 25 मिलियन जो है रुपए का फाइन जो है, उसको 10 साल में रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो की जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस पे इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है,
और हम सब इसको बड़े शक की निगाह से देख रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2004 की रिपोर्ट में जनरल मुशर्रफ के दौर में जो बनाई गई थी, टीआई ने इसको प्रेज किया था उस ऑर्डिनेंस को, जो बैंकिंग कार्टेलाइजेशन पे जो फाइन्स हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया था और बैंकों को पैसे देने पड़े थे। तो अब ये क्या फेट है इस कमीशन का, ये क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ये मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है। ये अगर खत्म हो जाता है और अगर कोई उस किस्म की और बॉडी नहीं आती है या इसी को कोई वो शक्ल नहीं देते हैं, तो मैसेज तो ये जा रहा है कि फिर हम कार्टेलाइजेशन को और मोनोपोलीज को जो है वो एनकरेज कर रहे हैं। कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं वो पॉलिटिशियंस की सपोर्ट के साथ करते हैं और उनके कहने पर करते हैं। आप बताइए, आपके अंडर है कंपटीशन कमीशन, क्या फेट है जो सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल फेट उनका ये है कि वो बिल्कुल रहेगा, और मैं उसके लिए अभी, क्योंकि ये हमने इसको नेशनल असेंबली में डालने की कोशिश की, उस दिन प्रोरोग कर दिया गया, लेकिन मैं इसको फिर से इस ऑर्डिनेंस को ला के और फिर पार्लियामेंट में लेके आऊंगा। मैं अगर यहाँ हूँ तो कंपटीशन कमीशन रहेगा। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब को, मेरे ख्याल में अनलेस वी डू नॉट हैव कंपटीशन कमीशन, ये बड़े कार्टेल्स वगैरह को ये इन्होंने हाथ डाला है और बहुत ही इन्होंने लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है। पहले भी आपको पता होगा कि एक दफा इनको रिमूव कर दिया गया था और मैंने उनको वापस रीइंस्टेट करवाया था ओवरनाइट। There is no reason that anybody should doubt कि हम इसको वो करेंगे। मेरे होते हुए तो एक कंपटीशन कमीशन रहेगा। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब को अपोजिशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब, ये प्रेसिडेंट जरदारी आपकी इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं? देखें जी, मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जिस दिन शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा उस दिन हम घर चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं तो अपनी कौम के लिए काम करने आया हूँ। तो ये बात है। मैं नसीम एक बात और भी, क्योंकि हम करप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एज ए नेशन हमें थोड़ा ये समझना चाहिए कि करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रुपए पैसों तक नहीं है। करप्शन एक बहुत वसी तस्वर, ये एक एटीट्यूड है, ये एक तर्ज जिंदगी है कि जिसको अगर आप इख्तियार कर लें तो ये फिर मुख्तलिफ तरीकों से मैनिफेस्ट करती है। मिसाल के तौर पे रुपए पैसे की करप्शन एक चीज़ है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी एक इसकी किस्म है। इसी तरह क्या हम जब अपने टाइम के अंदर जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 8 से 9 बजे तक जॉब करेंगे और उसके अंदर हम पूरे आवर्स नहीं देते, तो क्या वो करप्शन नहीं है? कोई शख्स कहे कि जी मैं रिश्वत तो नहीं लेता लेकिन मैं दफ्तर 8 घंटे की बजाय 3 घंटे जाता हूं, तो वो भी करप्शन में मुब्तला है। जो शख्स नाप तोल के अंदर डंडी मार रहा है वो भी करप्शन कर रहा है, वो भी एक बददियानती का मुर्तकब हो रहा है। जो उस्ताद तनख्वाह ले रहा है टीचिंग की, अगर वो एब्सेंटीज़म कर रहा है या क्लासरूम के अंदर सही वो अपनी तालीम के फर्ज को नहीं अदा कर रहा, वो डॉक्टर जो अस्पताल में, तो ये करप्शन का जो तस्वर है हमें इसे महज एक रुपए पैसों की बंगलिंग तक या एम्बेजलमेंट तक महदूद नहीं करना चाहिए। हमें एज ए सोसाइटी रियलाइज करना चाहिए कि कोई कौम अगर तरक्की करना चाहती है तो उसको करप्शन को एक वसी तस्वर के तौर पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का तस्वर जो है लाना पड़ता है कि हर अपने जिंदगी के पहलू में से जो बददियानती है, जो वेस्ट है, उसको निकाले ताकि उसकी जितनी एफर्ट है वो प्रोडक्टिव एफर्ट हो, जितनी उसकी कोशिश हो उसके अंदर एक सिनर्जी आए, उसके अंदर एक आउटपुट और मैक्सिमाइज करें। तो ये जो तस्वर है इसको हमें देखिए, 2 सतह पे करप्शन है। एक तो वो है जो सिस्टम के अंदर है, हुकूमत के अंदर, एक वो करप्शन की टॉलरेंस है जो सोसाइटी के अंदर है, हमारे रवैयों के अंदर। क्या जब कोई पटवारी जो है रिश्वत के ऊपर डिसमिस होता है तो क्या हम कहीं उस रिश्वत पे डिसमिस होने वाले पटवारी के सिफारशी बन के अपने मेंबर के पास तो नहीं चले जाते कि नहीं जी इसको बहाल कराएं? क्या कोई सिपाही जो करप्शन के ऊपर डिसमिस होता है, हम अपने बरादरी के नाम के ऊपर या अपने हमसायगी के नाम पे उसके सिफारशी बन के किसी के पास तो नहीं चले जाते? हमें जब तक अवामी सतह के ऊपर इस करप्शन के लिए, पॉलिटिशियंस के हाथ में बहुत कुछ होता है जो आप बात कर रहे हैं, हमारे हाथ में भी होता है और ये अवामी दबाव भी होता है। अगर अवाम जो है वो इसके ऊपर सेंसिटाइज नहीं होगी और वो आके दबाव डालेगी अवामी नुमाइंदों के ऊपर कि नहीं आप ये गलत काम के लिए ये सिफारिश करें, तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ होते हैं कि जो उस दबाव में बह जाते हैं। लेकिन लीडर एजुकेट करना है, हमें एजुकेट करना है, हमें एजुकेट करना है, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये टू वे ट्रैफिक है। मीडिया ने सोसाइटी में भी ये अवेयरनेस पैदा करनी है। वो कहते हैं 2 किस्म की सोसाइटीज होती हैं, एक वो है कि जो हार्ड लाइन होती है, राइट एंड रॉन्ग बड़ा क्लियरली डिमार्केटेड होता है, एक सॉफ्ट सोसाइटी होती है
जिसमें सही भी सही है, गलत भी सही है, गलत भी गलत है और सही भी गलत है। तो हमें इस लाइंस को उभारना है कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है। स्ट्रक्चर उसको बड़ा कंट्रीब्यूट करता है उसको लाइन को उभारने में। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम शौकत तरीन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ रहे प्रोग्राम में। उनसे एक आखिरी सवाल करेंगे ब्रेक के बाद कि एग्जैक्टली उनकी जो कमीशन जो बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, जिनको वो हेड करें, उसका मैंडेट क्या है। ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं।